नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 7th क्लास की इतिहास की किताब हमारे अतीत का पहला चैप्टर समझेंगे, जो एनसीईआरटी की बुक है। पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पूरे चैप्टर में एक चीज़ समझाई गई है पूरे चैप्टर में एक चीज़ समझाई गई है कि 1000 वर्षों के दौरान कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। दरअसल ये चैप्टर उसकी जांच करता है, पड़ताल करता है। पड़ताल माने समझते हैं? जांच प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन। जांच होती है ना, जैसे आप क्राइम पेट्रोल देखे होंगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते तो अच्छी बात है, मत देखिए। कि कैसे कैसे जांच होती है, कैसे कैसे बदल रही थी चीज़ें, उसके बारे में चैप्टर बात करता है। देखिए, 2 मैप बने हुए हैं, एक ये मैप बना हुआ है और एक ये मैप बना हुआ है। ठीक, अब ये देखिए, ये मैप देख के तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये कौन सा मैप है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाला मैप देख के लग रहा होगा हाँ ये तो जाना पहचाना है। ये देखिए, अपना हल्का सा गुजरात दिख रहा है, ये नीचे हमारा साउथ इंडिया दिख रहा है, ये श्रीलंका दिख रहा है, यानी कुछ कुछ लग रहा है। ये इससे पूरी तरह से हम गेस कर पा रहे हैं ये इंडिया का मैप है, जबकि ये भी इंडिया का मैप है। अब आप कहेंगे अरे ये कैसे? तो दरअसल ये जो मैप बना हुआ है पहला वाला, इसको अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। और यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप को ही दर्शा रहा है। ठीक, और जबकि ये जो दूसरा वाला मैप है, ये वाला मैप, ये किसने बनाया है? ये एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में, यानी पहला वाला 1154 में बना है, दूसरा 1720 में बना है। और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी का जो नक्शा है दक्षिण भारत में उस जगह है जहाँ आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। ठीक, और श्रीलंका के ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। अगर हम इसको जूम करने की कोशिश करें तो देखिए, ये जो नाम है, ये जगहों के नाम किस में दिए हैं? अरबी में दिए हैं। अगर कोई पढ़ पा रहा होगा तो पढ़ ले उसको, क्योंकि मुझे तो पढ़नी नहीं आती है, मुझे तो हिंदी पढ़नी आती है। लेकिन अब इसमें देखिए कुछ जाने पहचाने नाम हैं, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दिखेगा ही, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक दिख रहा है, और कन्नौज, ये सब। और जो दूसरा वाला मानचित्र है, ये बनने के लगभग 600 वर्ष बाद, यानी जो पहला वाला मानचित्र बनाया गया था इसके 600 साल बाद, समझ रहे हैं, 600 साल बाद ये वाला मानचित्र बना। यानी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार हम लोग तो कितना आसानी से मैप देख ले रहे हैं ना, कि ये है, इतनी आसानी से रटा हुआ है। मैप बनाना पहली बार कितना टफ काम रहा होगा, कि सब लोग समझ सकें कि हाँ ये हिस्सा है, यहाँ ये है। कागज़ पे मानचित्र उतारना बहुत कठिन काम है। ठीक, इस कालावधि में उपमहाद्वीप पर सीधी सी बात है 600 साल में तमाम चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी सूचनाएं बदल गईं, और इसीलिए नक्शा हमको ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है, विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में। और ये जो इतना डीप इसमें डिस्क्रिप्शन दिया, उसको देख के हैरानी होती है कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए जानते हैं इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे। एकदम आप जूम करके अगर इसको देखेंगे तो सारी चीज़ें देखिए कितनी क्लियरली दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि कितनी बारीकी से अध्ययन किया होगा। तब तो सोचिए इंटरनेट वेट भी नहीं होता था, फ़ोटो वोटो भी नहीं होती थी ना, कैसे बनाया होगा ये सोचने वाली बात है। खैर आइए, अब इसमें दिया वो देखिए, इसमें कह रहा है इतनी महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरी युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीती युगों के दस्तावेजों और नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात देखिए, नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली, हर रोज़ नए नए शब्द भी बन रहे हैं। 600 साल पहले कुछ दूसरे शब्द थे, 600 साल बाद कुछ दूसरे शब्द थे। जैसे अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? क्या आज अगर हम दिन को दिन माने दिन, सूरज निकलने के बाद का समय बोल रहे हैं, तो आज से 1000 साल बाद भी क्या यही होगा? ये सोचिए, ये समझने की कोशिश करिए। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार से ही नहीं आई है, बल्कि समय के साथ शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं।
जैसे ये देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान शब्द सुना है ना, हिंदुस्तान। अब इसे अगर हम आज कहें, आपसे कोई कहे तो आप गाना सुने होंगे ना, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। आज आपको लगेगा कि हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, एक राष्ट्र से है, भारत मतलब हिंदुस्तान। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका मतलब जानते हैं क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाका था सिर्फ वही हिंदुस्तान हुआ करता था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। माने जिसको आज हम लोग पूरा हिंदुस्तान बोलते हैं उसमें दक्षिण भारत कभी नहीं था, केवल उत्तर भारत ही था, या जिस दिल्ली सल्तनत था। बल्कि 16वीं सदी में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यही प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा जो शब्द प्रयोग था वो हिंद है। इसमें भी कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। देखिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए। विदेशी मतलब क्या? अगर कोई आपसे कहे विदेशी तो क्या मतलब समझेंगे? कोई फॉरेन कंट्री का आया होगा, लेकिन आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। और मध्य युग में जानते हैं किसी भी गांव से आने जाने वाला हर अनजान व्यक्ति क्या हो जाता था? विदेशी हो जाता था, जो समाज और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जिस गांव में रहते हैं, बगल के गांव वाला व्यक्ति आ गया, वो आपके समाज का नहीं है, तो उसको क्या कह दिया जाता था? विदेशी कह दिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी और अजनबी कहा जा सकता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो यानी समझ में आ रहा है कि एक तो नक्शा कैसे कैसे बदला। चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों में वो जो परिवर्तन, उनकी पड़ताल चल रही है। फिर हमने देखा कि शब्द भी बदले भाई, नई शब्दावली, पुरानी शब्दावली। अब देखिए इतिहास और उनके स्रोत भी कैसे बदले। ठीक, ये भी देखिए इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसके लिए वो अलग अलग भाई देखिए आप कैसे पढ़ेंगे कोई चीज़, सोर्स का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे ना, तो उसका इतिहासकार हर इतिहासकार सहारा लेता है। जैसे गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है आप लोगों ने। इस पुस्तक में जो क्लास 7 की पूरी हिस्ट्री की बुक है उसमें 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मोटा मोटा कालवाट लिया है। इसी काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। देखिए इस समय के दौरान कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पे उपलब्ध भी होने लगा। ठीक है, जैसे अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन दो प्रसंगों की तुलना करनी है आपको। एक पहला है कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि माने फोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ था नहीं, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला, कुछ लिखा हुआ था इसलिए उसको धो डाला भाई, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। इतना कीमती होता था कागज़ कि एक कागज़ लिखा हुआ था। देखिए पहले ये सब छपाई मशीन आज तो आपके लिए आसान है, आप तो आज PDF में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, पहले के ज़माने में सब कुछ भी नहीं था, सब अपने हाथ से लिखते थे, और तो और लिखने के लिए जिस कागज़ पे लिखा जाता था वो और भी महंगा होता था भाई। तो इसीलिए अगर मान लीजिए लिख के रखा हुआ था किसी को और उसको भाई ज़रूरत नहीं, तो उस कागज़ को धोया, ठीक, वो पांडुलिपि धो के सुखाया और फिर नई चीज़ लिखी। क्या वैल्यू थी कागज़ की। फिर दूसरा लिखा हुआ है, 1 सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। जाते हैं ना समोसा लेने जाते हैं, किस में पाते हैं? कागज़ में पाते हैं। ठीक,
कोई भी आप इमली खरीदते होंगे, किस में पाते हैं? कागज़ में पाते हैं। दुकान पे कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो किस में पाते हैं? कागज़ में। एक समय कागज़ इतना कीमती हुआ करता था, आज तो कागज़ कितना ज़्यादा सस्ता हो गया। सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं कि कागज़ में खाने का सामान पा जा रहे हैं। ठीक, तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? तो खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस में ज़्यादा महंगा था। तो वही बात है, धीरे धीरे कागज़ होने लगा सस्ता और बड़े पैमाने पे उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे और इन्हीं पांडुलिपियों के पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग करना कठिन था। ठीक, अभिलेखागार किसे बोलते हैं? ऐसा स्थान जहाँ चीज़ें सजों के रखी जाती हैं, जहाँ दस्तावेज माने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है ना, माई डॉक्यूमेंट, जहाँ आप इकट्ठे करके रखते हैं कंप्यूटर में सारी चीज़ें, ऐसे ही। ठीक, जहाँ सारे दस्तावेज और पांडुलिपि माने कुछ लिखा हुआ, ऐसा सीधा समझ लीजिए, वहाँ कलेक्शन किया जाता है। ठीक, तो वही होता है अभिलेखागार। और सीधी सी बात है, उन दिनों छापे खाने, पहले हमने बताया कोई प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाना मानो होता, प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस अपने हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बना। जैसे बचपन में आपको सुलेख लिखाया जाता था कि चलो सब लोग लिखो, नकल करो। ठीक, ऐसे इसी नकल लिखना इतनी बड़ी बात होती थी। अपने जो नकल लिखते थे उनको लिपिक कहा जाता, तो अपने हाथ से सारी चीज़ें लिखते थे। आज की तरह आसान नहीं कि फ़ोटोकॉपी मशीन में डाला, फ़ोटोकॉपी करके दे दिया, लिखना पड़े ही ना। आज तो लोगों को लिखने की आदत ही नहीं होती है। अगर आपने कभी, जैसे छोटे में जब आप देखें कि अब तो खैर PDF का ज़माना आ गया है, लेकिन कभी अपने दोस्त का होमवर्क किया है, होमवर्क से या वो होमवर्क करके लाया हो, आप जल्दी जल्दी स्कूल में टीचर आया कॉपी चेक करने और आपने किया नहीं हो, जब तक आगे वाले बच्चों कॉपी चेक करिए तब तक जल्दी जल्दी पीछे आप क्या कर लेते हैं? नकल कर लेते हैं। तो ऐसे ही तो आपको पता होगा ना कि काम आसान नहीं है, बहुत टफ काम है नकल उतारना, लेकिन पहले के जो लिपिक लोग होते थे वो करते थे। और कभी कभी ये भी होता होगा ना कि आपको अपने दोस्त की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है कि क्या लिखा है उसने, क्या नहीं लिखा है। ऐसे में होता क्या था कि कभी कभी आप अंदाज़ा लगा के ही लिख दें कि हो सकता है शायद यही लिखा हो। ठीक, तो होता क्या है, बाद में इतिहास में इसका फ़र्क क्या पड़ा कि आपके लिखे और मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे अंतर आ जाते हैं और ये अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, जहाँ कहीं कोई शब्द, कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आपको सोर्स के तौर पर कुछ इस्तेमाल करना हो तो आप किसको सही माने? सब तो मूल प्रति ही है, सब तो हैंडराइटिंग में ही लिखी हुई है। अब गंभीर समस्या ये है कि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी वो अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार 2 साल बाद लिखे थे। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के विशाल संग्रह में कहीं दबा था। जब दबा मिला तो पता चल रहा है कि पहले कुछ और लिखे थे, बाद में कुछ और लिखे हैं। तो इतिहास के सोर्स चुनने में इतिहासकारों को बहुत समस्या आती है। जैसे देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के चित्र हैं। देखिए इसको ध्यान से। फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तली की लिपि बाईं ओर से जोड़कर ये धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त कठिन है। ये वाली जो लिपि है। देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक, इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर जो आगे अगला हेडिंग है नए राजनीतिक समूह, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, जिससे आपको अगर मन में कोई डाउट आए तो उसका उत्तर दिया जा सके। ठीक है, पढ़ते रहिए।